Physics chapter number 9, mechanics of solid जो भी है। चलो पहले तो जनरल बातचीत, लिखने का कुछ नहीं। What are solids? Which has anything which has mass and occupies space are called as solid. They are called as matter. ठीक है, अपन ने मैटर की डेफिनेशन दी कि व्हाट इज मैटर। तो एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर की जब हम बात करते हैं तो वी आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यू हमारे पास और भी स्टेट्स हैं। फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा, फिफ्थ स्टेट इज पता है, वेरी गुड। ये सब इसीलिए मैंने बोला लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी कोई नहीं पूछ रहा। सॉलिड किसे बोलते हैं? तो जो भी चीज रिजिड है, रिजिड मतलब which has definite shape size is called as solid। इसीलिए हम लोग एक वर्ड देते हैं कि इट इज रिजिड। रिजिड का मतलब ये हुआ कि उसके पास उसका शेप और साइज फिक्स है। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला पॉइंट हम लोग बोलेंगे सॉलिड्स आर रिजिड। सेकेंड हम लोग बोलेंगे दे आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल या इंटर एटॉमिक। तो कॉमन वर्ड हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इनके अंदर होता है, इसीलिए इनका शेप जो है वो फिक्स हो जाता है। थर्ड, दे हैव हाई डेंसिटी। ये कंपैरिजन किससे होता है? तो सॉलिड अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंपैरिजन इज बिटवीन लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में कंपैरिजन होगा। उसी टर्म में हम लोग बोलेंगे कि इनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो कंपैरिजन किससे? लिक्विड और गैस। ठीक, उसके बाद क्या ये फ्लो करते हैं? तो नॉर्मली दे डू नॉट फ्लो। नॉर्मली वर्ड इसलिए डाल रहे हैं कि भाई हमने कुछ उनके अंदर टेम्परेचर वगैरह चेंज कर दिया, ये वो पार्टिकल यहाँ से वहां मूव करने लगे, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई कभी वो मूव कर रहे हैं तो दे स्टार्ट फ्लोइंग। तो इसलिए अपन लिखेंगे नॉर्मली दे डू नॉट फ्लो। नॉर्मली दे आर इनकम्प्रेसिबल। जब हम चाहे कि हम सॉलिड को दबा दें तो नॉर्मली दे आर इनकम्प्रेसिबल। लेकिन हमारे पास में एक एग्जांपल है फोम। तो फोम के बीच में क्या होता है? होल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, उनके अंदर बीच बीच में हवा है। तो जब हम प्रेस करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण ये फोम जो है वो कंप्रेस होगा। तो फोम सॉलिड ही है ना, लेकिन क्या हुआ? कंप्रेस हुआ। तो इसलिए हम हमेशा ये नहीं लिख देते कि भाई दे नेवर फ्लो, दे आर इनकम्प्रेसिबल। नॉर्मली दे आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, मेनली दे आर इनकम्प्रेसिबल, बट एक्सेप्शन हमने क्या ले लिया? तो फोम जो है वो कंप्रेसिबल है। ठीक, उसके बाद हम लोग स्पेशल प्रॉपर्टी जो लेते हैं, जो हमारे इस चैप्टर का मेन पार्ट है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है व्हिच इज नॉट शोन बाय लिक्विड एंड व्हिच इज नॉट शोन बाय गैस। इलास्टिसिटी कैन ओनली बी शोन बाय सॉलिड। समझ आएगा? तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में होती है, लेकिन इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में देखने को मिलेगी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? Whenever an external force is applied on an object, it changes its shape। अब बताओ सॉलिड है लेकिन शेप चेंज कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों को वर्ड जरूरी होता है नॉर्मली, जनरली, मेनली ये लिखना। It changes its shape and when this deforming force, लिखवाऊंगी मैं इलास्टिसिटी के लिए, जल्दी ना करो, ये सब नहीं लिखवाऊंगे, इलास्टिसिटी वगैरह तो हम पढ़ेंगे। Whenever this deforming force is removed, कौन सा फोर्स? deforming। पहले हमने बोला एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जब फोर्स अप्लाई किया तो इसने अपना शेप बदल लिया। शेप बदलना, इट इज deforming। Whenever this deforming force is removed, हटा दिया, the object regains its original
शेप एंड साइज पता चलता है। दिस प्रोसेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। ठीक, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपना शेप बदलेगा। उसके बाद जब इस फोर्स को हम छोड़ देंगे, तो एक बार हमने एक्सटर्नल वर्ड यूज कर दिया, एक बार हमने डीफॉर्मिंग वर्ड यूज कर दिया, अच्छा लग रहा है बोलने में। उसके बाद जब छोड़ा तो इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, दैट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। अब आगे हम जब पढ़ेंगे तब हम बोलेंगे क्या वो 100% अपना ओरिजिनल शेप गेन करता है। एक रबर बैंड लो, उसे बार बार खींचते रहो, प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिसिटी। थोड़े दिन में क्या होगा? रबर बैंड जो है वो लूज हो जाएगा, मतलब इट डज नॉट 100% रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। ये हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग और उसे ज्यादा ताकत से खींचे, बोले और खींचो, बेचारा क्या होगा? इट इज गोइंग टू ब्रेक। तो ये पूरी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो बाकी है, खाली आप सॉलिड्स की प्रॉपर्टी लिखने का काम खत्म करिए। चलिए, अब हम लोग जो मेन प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। इतना समझ में आ चुका कि मेरा चैप्टर वही चालू होगा। तो इसमें सबसे पहली लैंग्वेज जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज डीफॉर्मिंग फोर्स। तो हेडिंग लिखिए डीफॉर्मिंग फोर्स। सबकी अपन छोटी छोटी सी डेफिनेशंस देख रहे हैं, एक एक की डेफिनेशन देखते जाएंगे। पहले डीफॉर्मिंग फोर्स, इट इज द फोर्स which when applied changes the configuration, changes the configuration of the object. उसके बाद नेक्स्ट इलास्टिसिटी। डैश करके लिखे when the external force is applied when the external force is applied on an object comma it changes its shape. Full stop. When this deforming force is removed, when this deforming force is removed, comma the object regains its original configuration. Full stop. This property is called as elasticity. This property is called as elasticity. Next, perfectly elastic body. हम लोग दो तरह के और पढ़ने जा रहे हैं। इलास्टिसिटी तो समझ में आ गया, ये जो प्रॉपर्टी है अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की, इसे हमने नाम दिया इलास्टिसिटी। अब हम जो लिखेंगे ब्रेक हो जाए, आपका हाथ ना दुखे,
इसलिए पढ़ लेते हैं पहले। हम लोग ले रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक, और उसके बाद में लेंगे परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली का मतलब 100%, बिल्कुल आइडियल, which actually 100% regains its original shape and size, जो अपने कॉन्फ़िगरेशन को, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लेंथ, वॉल्यूम, शेप, सब कुछ एज इट इज अपनी ओरिजिनल शेप कॉन्फ़िगरेशन को रीच कर जाए, उसे हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली प्लास्टिक जो बिल्कुल भी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के नजदीक ना पहुंचे, एक बार भी जो गेन ना करे अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, उसे हम लोग नाम देंगे परफेक्टली प्लास्टिक। इलास्टिक खींचा और वापस अपने ओरिजिनल जगह पर गया और 100% अचीव किया, तो परफेक्टली इलास्टिक। अब आप इसको 100 टाइम्स भी करोगे, ये 100 टाइम्स अपने ओरिजिनल शेप पर जाएगा, इसलिए हम लोग इसे क्या नाम दे रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक। ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं कर रहा, एक आइडियल सब्सटेंस हो गया। और परफेक्टली प्लास्टिक जो कभी भी एक बार भी अपने ओरिजिनल शेप तक पहुंचेगा ही नहीं, वो परफेक्टली प्लास्टिक। ठीक है, चलिए अब लिख लें डेफिनेशन। परफेक्टली इलास्टिक, हाँ ब्रेक हो गया, हाथ दुखना बंद। लिखिए, इट इज अ बॉडी which regains its original configuration immediately and completely after the removal of deforming force. For example, quartz and phosphor bronze, PHOSPHER, phosphor bronze। 100% कोई नहीं होता बेटा, नियरली इलास्टिक हम लोग लेकर चलते हैं। नेक्स्ट, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। Perfectly plastic, it is a body which does not regain its original configuration at all on the removal of deforming force. For example, paraffin wax and putty, PUTTY। ठीक, पता चलेगा भाई। अपने यहाँ पे कोई चीज को फिलअप करना है तो उसको अपन स्ट्रेच करके ही करते हैं ना, पुट्टी बर्तन दीवार में, वो अपने आप बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं हो रही, इट इज परफेक्टली प्लास्टिक। तो पैराफिन वैक्स और ये, और फिर वही बात कि 100% कोई नहीं होता, नियर अबाउट हम लोग लेकर चलते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज तो वेरी करती है। नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रेस।
लिक्विड के अंदर अपन एक वर्ड पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रेशर। गैस में भी अपन वर्ड पढ़ते हैं प्रेशर। क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर वर्ड दिमाग में आता है जैसे अपन उस बारे में सोचते हैं, हमारे को समझ में आने लगता है कि एक गैस है और उसको हम प्रेशराइज कर रहे हैं, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करना चालू कर रहे हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितनी जगह पे कितना फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। प्रेशर हम लिक्विड पर अप्लाई करते हैं, प्रेशर वर्ड हम गैस पर अप्लाई करते हैं, लेकिन सॉलिड के ऊपर प्रेशर वर्ड नहीं होता। आपका दिमाग सॉलिड है तो दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है, दिमाग पे क्या आता है? स्ट्रेस आता है। बस यही समझ लीजिए कि वर्ड वही है प्रेशर, लेकिन हम लोग उसे क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू, नॉर्मली हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, उसकी जगह थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज बोल दें, फोर्स को क्या बोल दें? बोले एक्सटर्नल, बाहर से लगने वाला। कौन सा फोर्स है? डीफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। थोड़ा सा अपन ने उसको एडवांस कर दिया। लिखते टाइम जब कोई डेफिनेशन बोल रहा है तो अपन ने लिख दिया स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप जनरल लिखिए फोर्स अपॉन एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हम इसकी यूनिट पास्कल लेंगे? नहीं नहीं, वो गैस और लिक्विड पर एप्लीकेबल है क्योंकि वो प्रेशर है। दिस इज नॉट प्रेशर, दिस इज स्ट्रेस। तो यहाँ पास्कल वर्ड यूज नहीं करना, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा? वो तो फोर्स का हुआ। एरिया एल स्क्वायर, अपन ऊपर लेके गए, इट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा प्रेशर के डायमेंशन जैसा ही है, लेकिन अपन लिख रहे हैं इट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। और डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं? नहीं, ठीक है, लिखिए स्ट्रेस इट इज द external deforming force or internal restoring force per unit area। क्या बोल रहे हैं? बाहर से जो फोर्स लगा रहे हो वो काय के लिए लगा रहे हो? डीफॉर्म करने के लिए। तो हमने बोला एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स। और जो सब्जेक्ट के अंदर कौन सा फोर्स है जो वापस उसको उसकी ओरिजिनल जगह पर ले जा रहा है? इट इज इंटरनल रीफॉर्मिंग बोलो या रीस्टोरिंग बोलो, तो दोनों तरह से एप्लीकेबल है। एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया या इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट लिख लो, डायमेंशन लिख लो। नेक्स्ट, स्ट्रेस के अब हम लोग टाइप्स देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हमारे पास में मेनली दो रहेंगे। एक होगा नॉर्मल स्ट्रेस और एक होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। दो तरह के में हमने डिवाइड किया। नॉर्मल के अंदर वापिस से दो, पहले वाले को हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस और सेकंड वाले को बोलेंगे कंप्रेशन स्ट्रेस। समझ गए? नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कि अपन लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपन उसे खींच रहे हैं। सपोज करिए, अब ये रस्सी मत मान लेना कि बोले आप लोग तो रोप पढ़ाने लगे, रोप नहीं,
सॉलिड ऑब्जेक्ट, है ना, वरना पता चला स्ट्रिंग पे पहुंच गए, टेंशन पे पहुंच गए, वर्ड चेंज हो जाएगा भैया। इसलिए मुझे बताना जरूरी है कि हम भले ही ये क्लॉथ लेकर समझ रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट अ स्ट्रिंग। नहीं तो पता चला हम लोग इसे रो स्ट्रिंग मान के टेंशन पे पहुंच जाए, वहां नहीं पहुंच जाना। क्या पढ़ रहे हैं अपन? टॉपिक स्ट्रेस। अपन ने एक ऑब्जेक्ट लिया और इसे खींचा, खींचने पर इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, तो इसकी लेंथ को इंक्रीज किया, हम लोग वर्ड बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। when the force is normally applied to an object, normally, normal का मतलब एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो when the force is applied normally to an object such that there is increase in its length, then it is called as tensile stress. उसके बाद में कंप्रेशन। क्या होगा? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन नीचे नहीं कर रहे, कैसा कर रहे हैं? हम उसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग में सॉलिड आ रहा है, उसे इलास्टिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करिए। पहला तो यहीं पर चेंज हो जाओ कि आपके दिमाग में जो वर्ड चल रहा है, आप लोग इस सॉलिड को इमेजिन करके और फिर फोर्स अप्लाई करना चालू हो गए हो, तो ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, पहले तो अपने दिमाग में एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट रखिए। इलास्टिक ऑब्जेक्ट में रबर बैंड, रबर, इरेजर में भी ये प्रॉपर्टी होती है थोड़ा सा स्ट्रेच करने की, तो उन ऑब्जेक्ट्स को अपने दिमाग में रखिए और फिर उसे खींचिए। ठीक है, जब आप उसे खींच रहे हो, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो हमने नाम दिया टेंसाइल स्ट्रेस। अब हम क्या कर रहे हैं? उसे वापस से पीछे की तरफ भेज रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे उसका जो भी स्ट्रेच था वो कम होने लग जाए, उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसकी वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में अभी कम हो जाए। नाम दे दिया कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा, अब हम लोगों ने टेंजेंशियल स्ट्रेस लिया। क्यूबिकल शेप में हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, इसका बेस जो है वो फिक्स है, जहां पर है वहीं पर है। अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, तो नीचे से तो ये बंधा हुआ है, अब ऊपर से आप इसको धक्का दे दो, क्या होगा? इट इज गोइंग टू बेंड, इसके अंदर एक एंगल डेवलप हो जाएगा। ये डब्बा भी ऐसा रखा हुआ है, इसको जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया, ये थोड़ा सा बेंड हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे से ये पॉइंट फिक्स है। तो ये जो आपने स्ट्रेस इसको दिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज अप्लाइड इन सम डेफिनेट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। या तो नॉर्मल अप्लाई करोगे या किसी एंगल से करोगे, तो इट इज नॉर्मल और टेंजेंशियल। नॉर्मल के अंदर या तो उसकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम बढ़ेगा या उसका लेंथ, एरिया, वॉल्यूम कम होगा। बढ़ रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस, कम हो रहा है कंप्रेशन। कंप्रेस करने का मतलब ये छोटा कर दो, तो टेंसाइल और कंप्रेशन। और किसी एंगल के साथ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जब बेस कैसा हो? फिक्स हो, और फिर हम उसको फोर्स अप्लाई करें, तो इट इज गोइंग टू बेंड and this stress is called as tangential stress. बढ़िया, लिखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। रोमन नंबर में 1, नॉर्मल स्ट्रेस। when deforming force acts normally over an object, then the internal restoring force set up per unit area is called as normal stress. Full stop. It is subdivided into डैश करके A,
टेंसाइल स्ट्रेस, डैश करके डेफिनेशन, when force is applied and there is increase in length in the direction of applied force, then the tensile stress is set up. बी नंबर पे कंप्रेशन स्ट्रेस, if there is decrease in length or compression of an object, then the stress so formed is called as compression stress. नेक्स्ट रोमन नंबर में सेकेंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, then a deforming force acting tangentially to the surface produces change in the shape of body comma its setup tangential stress. चलिए नेक्स्ट, सबका फॉर्मूला एक ही है, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो, चाहे वो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो, या इसका कोई पार्ट टेंसाइल हो, चाहे कंप्रेशन हो। आपके दिमाग में एक वर्ड है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ज्यादा स्पेसिफिक हो तो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू जो भी नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। स्पेसिफिक वर्ड है तो आगे स्पेसिफिक लगा दिया, अदरवाइज फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट स्ट्रेन, थक गए हो, सुन लो पहले बेटा, दो ही वर्ड हमें चाहिए खाली, स्ट्रेस और स्ट्रेन। और तीसरा वर्ड हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस। पूरा चैप्टर ही यही है, कुछ भी नहीं है इसमें नया, बहुत कुछ अलग हटके आने वाला है।